हेलो बच्चों आज हम आपकी कक्षा 7 का कार्यपुस्तिका करेंगे। कार्यपुस्तिका विज्ञान की और उसमें पाठ है आपका ऊष्मा। चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो देखो इसमें जो आपका पहले जो दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है पहले कि हम हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मा का कई जगह उपयोग करते हैं। तो ऊष्मा का सही बात है, हम लोग कई जगह उपयोग करते हैं बच्चों। आपने भी देखा होगा ऊष्मा का कई जगह पे प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, किसी वस्तु को जलाने पर भी हमें ऊष्मा प्राप्त होती है तो वस्तु के जलाने से ऊष्मा जो उत्पन्न होती है ना। तो इस तरह से हमें ऊष्मा के ये प्रयोग है। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम ऊष्मा का उपयोग किन किन कामों में करते हो। तो ऊष्मा का उपयोग जो हम अपने कामों में घरों में करते हैं वो सब आपने लिखने हैं। कुछ मैंने लिख दिया। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी जो आपको लगे वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे पहले लिख दिया है खाना बनाने में या खाना पकाने में भी लिख सकते हैं हम इसको, है ना। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए भी हमें ऊष्मा चाहिए होती है। ठीक है। तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इन कामों के लिए तुम्हें ऊष्मा कहाँ से मिलती है। तो अब देखो ये जो अलग अलग काम है, जैसे खाना बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत होती है ना। यानी कि चाहे तो गैस हो आपका या फिर आप चूल्हे पे बनाते हो, तो जैसे भी हो पर उसमें ईंधन ज़रूर लगता है। तो इसलिए लिख दिया यहाँ ईंधन से। ठीक है। तो ऊष्मा हमें खाना बनाने के लिए कहाँ से मिली, ईंधन से। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अंगीठी वगैरह जला लेंगे, है ना, या फिर आग जला लेंगे, उसके पास बैठ जाते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास जो है मतलब ईंधन की ही हमें आवश्यकता पड़ रही है। ठीक। तो ये ईंधन का हो गया। फिर पानी गर्म करने में भी हमें ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। कपड़े सुखाने में, सूर्य के प्रकाश में हम लोग जैसे कपड़े डाल देते हैं धूप में, तो वहाँ से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। उस ऊष्मा से कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लो एक डॉक्टरी थर्मामीटर के दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन दो बड़े चिन्हों के बीच 20 छोटे भाग हैं, तो फिर एक छोटे भाग का क्या मान होगा। तो देखो यह क्वेश्चन में बिल्कुल नॉलेज साफ लिखा हुआ है कि एक डॉक्टरी थर्मामीटर के जो दो बड़े चिन्ह हैं, मान लो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़े चिन्ह हैं, इनके बीच में ऐसे छोटे चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है। तो ये बोलेंगे ये जो दो बड़े चिन्ह हैं, इन दो बड़े चिन्हों के बीच में 20 छोटे भाग हैं। जो ये छोटे छोटे जो भाग हैं ये 20 हैं। ठीक है। तो एक छोटे भाग का क्या मान होगा। तो देखो सीधी सी बात है बच्चों, 20 हैं बीच में, तो यानी कि वो हो गई 1/20। ठीक। तो 1/20 के लिए जब हम इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.05 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस तापमापी से, ये क्वेश्चन जो है हम अगली एक बार थोड़ा सा इसे अच्छे से बड़ा कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। देखो आप, जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डॉक्टरी थर्मामीटर। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का पूछ रहे हैं कि अधिकतम ताप कितना माप सकते हैं, मतलब डॉक्टरी थर्मामीटर में हम लोग कितना अधिकतम ताप माप सकते हैं। तो इसके लिए देखो आपके यहाँ पर मैंने आपको जो डॉक्टरी थर्मामीटर का जो चित्र है वो लगाया हुआ है। तो ये देखो ये जो चित्र है इसमें आपको अच्छे से पता है कि ये जो ऊपर वाला है ये डॉक्टरी थर्मामीटर है। तो इसमें देखो कहाँ से शुरू है, 35 से। ठीक है, 35 से, और ये कहाँ तक है, 42 तक। ठीक, 42 तक। तो इसलिए सबसे बड़ा तापमान मतलब जो इससे हम अधिकतम तापमान माप सकते हैं वो कितना हुआ, 42 डिग्री। ठीक। तो अब देखते हैं। तो हमने यहाँ आंसर जो लिखा है, आंसर भी क्या हो जाएगा अब हमारा, 42 डिग्री। तो अधिकतम तापमान हम डॉक्टरी थर्मामीटर से कितना माप सकते हैं, 42 डिग्री सेल्सियस।
फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो? अब देखो, ये ज़रूरी नहीं होता बच्चों कि जो 37 डिग्री सेल्सियस हम सभी का सामान्य ताप हो, है ना। तो इसलिए यही क्वेश्चन का आंसर भी बन जाएगा, नहीं, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो 37 डिग्री सेल्सियस ताप होता है वह एक औसत ताप होता है। औसत मतलब कि जैसे बहुत सारे, जैसे 100 जने ले लिए ऑब्जर्वेशन के लिए, तो उन 100 में का जो तापमान है वो माप कर और उसका औसत निकाल लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है ये औसत तापमान होता है, ठीक। आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपनी कक्षा के 5 विद्यार्थियों के तापमान को डॉक्टरी तापमापी से मापें, है ना। तो डॉक्टरी तापमापी ये है बच्चों, और आप लोगों ने क्लास में सभी बच्चों का एक दूसरे का मापा था, तो वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जिस भी का भी जितना लिखना है, मतलब वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ लिख दें। जैसे मोहित है, मोहित का मान लो लिख दिए, आ गया 37.5, है ना। अंकित है, इसका आ गया मान लो 35.6। इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर जो भी आप लोगों ने जैसे विद्यालय में अपना मापा था एक दूसरे का, वो आप यहाँ पर लिख दें, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर के अलावा अन्य वस्तुओं के ताप मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी को काम में लिया जाता है। किसको काम में लेते हैं बच्चों? उसके लिए हम प्रयोगशाला तापमापी को। इसका मतलब जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसको हम लोग केवल मनुष्य का ताप मापने के लिए प्रयोग करते हैं, बाकी सब जो पदार्थों के लिए हम किसका करते हैं? प्रयोगशाला तापमापी का, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप प्रयोगशाला तापमापी का चित्र बनाओ। तो देखो, उसके लिए ये मैंने साथ में चित्र इसीलिए लगा दिया है कि बच्चे आराम से इस चित्र को देखकर यहीं से बना लें। ये देखिए, ये प्रयोगशाला तापमापी का चित्र है, ठीक है। इसमें जो न्यूनतम इसकी रीडिंग होती है वह कितनी होती है? -10, ठीक है। तो आप यहाँ सबसे नीचे वाला जो निशान है -10 लगा लें, और अधिकतम रीडिंग जो है इसकी वो है 110, ठीक। तो इस तरह से आप इस थर्मामीटर को यहाँ से देखकर अपना चित्र जो है यहाँ इधर पर पूरा कर लें, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तापमापी से मापे जा सकने वाले अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या? अभी देखो, हम लोगों ने इसकी बात ही करी चित्र की मदद से कि जो इसका न्यूनतम तापमान, जो सबसे नीचे वाला तापमान है वो है -10, ठीक है। तो अधिकतम तापमान कितना हो जाएगा इसका? 110, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये साथ में ज़रूर लिख लें। अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि सोच कर बताओ, किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप मापने और डॉक्टरी तापमापी द्वारा ताप मापने में क्या अंतर है? तो ये ताप मापने का भी हम लोगों ने देखा पीछे। डॉक्टरी तापमापी जो है उससे हम मानव शरीर का ताप मापते हैं, और प्रयोगशाला तापमापी जो है उससे किसी वस्तु या पदार्थ का ताप मापते हैं, ठीक। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग शरीर का ताप मापने में हो सकता है? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? तो देखो, प्रयोगशाला तापमापी जो होता है उसका प्रयोग बच्चों हम लोग शरीर का ताप मापने में नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें जो प्रयोगशाला तापमापी है उसमें विभंग नहीं होता। विभंग यानी किंक, ठीक है। अब ये जो किंक जो होता है ये क्या काम आता है? ये जो वो तापमापी में जब रीडिंग ली जाती है तो जो पारा होता है उसको नीचे नहीं गिरने देता है, ठीक है। तो प्रयोगशाला तापमापी में ये विभंग नहीं होता, और इसलिए उसको जैसे ही हम अगर मान लो मुंह से बाहर निकालेंगे तो क्या होता है? उसका तापमान बदल के आ सकता है, ठीक है। और डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग होता है, जिसके कारण उसे जब मुंह से बाहर निकाला जाता है तो भी उसका तापमान जो है स्थिर रहता है। जितना मुंह में था वही आप बाहर उसकी रीडिंग लेंगे तो आएगा, ठीक है।
तो यही ये दोनों में मेन अंतर होता है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, जब हम ठंडे पानी या बर्फ़ को छूते हैं तो हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं। इस तरह गर्म पानी को छूने पर हाथ गर्म हो जाते हैं, इसका कारण बताएं। तो देखो, ये हमें इनका कारण बताना है। इसे ध्यान से समझिए बच्चे, क्योंकि बच्चों को बड़ा कंफ्यूज होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा जो होती है मतलब उसका जो स्थानांतरण हो रहा है। जैसे हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल करा था कि ये जो रॉड है इस पे वैक्स लगा दिया गया था, मतलब कि मोम लगा दिया था, और उसको जब मोमबत्ती जलाकर जब हम उसको गर्म कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ये जो वैक्स है ये यहाँ एक सिरे से ये आगे तक का जब पूरा रॉड गर्म होती चली गई तो ये पिघलना शुरू हो गया था, है ना, और ये नीचे गिरता जा रहा था। तो ये हमने तो सिर्फ इसका एक सिरा ही गर्म करा था ना, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये एक सिरे को गर्म करने से आगे जो ऊष्मा है वह आगे स्थानांतरित हो रही है। तो ये जो प्रक्रम है ये क्या था, चालन प्रक्रम, है ना। चालन प्रक्रम से ही ऐसा हो रहा था कि ऊष्मा जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित हो रही थी। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊष्मा का चालन जो है वह किस प्रक्रिया से स्थानांतरण हो रहा है, चालन प्रक्रिया से स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो ऊष्मा जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे जाती है, चालन प्रक्रिया से। तो जब हम ठंडे पानी को छूते हैं तो ठंडे पानी को जब हम छूते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर की जो ऊष्मा है वह त्वचा के माध्यम से ठंडे पानी में चली जाती है। इस ऊष्मा की अनुपस्थिति, अब देखो, जो हमारे शरीर की ऊष्मा थी, मानी हमारा हाथ जो गर्म था उसकी ऊष्मा कहाँ आ गई, मतलब कि ठंडे पानी में आ गई। ये वाला जैसे ठंडा पानी है यहाँ पर वो आ गई। अब हमारे हाथ में जितना मतलब हमने हाथ उसमें डुबोया हुआ है उसमें ऊष्मा नहीं है। ठीक है, तो अब उसकी ऊष्मा जो है वो कहाँ चली गई, ठंडे पानी में चली गई। अब इस ऊष्मा की अनुपस्थिति, अब हमारा हाथ तो गर्म नहीं रहा ना, तो उसकी ऊष्मा चली गई है पानी में, तो इसलिए हमें वहाँ पर ऊष्मा हमारे हाथ में नहीं बची है। तो हमें उसकी अनुपस्थिति के कारण जो हमारा हाथ है अब वो ठंडा हमें फील होएगा, क्योंकि हमने ठंडे पानी में हाथ डाला हुआ है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही यहाँ पर गर्म पानी के साथ होता है कि जब हम गर्म पानी में अपने हाथ को डालते हैं तो ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है, हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ प्रवाहित होती है ना। तो यहाँ पर अब हमारा जो गर्म पानी है उसमें ऊष्मा अधिक है इसकी बजाय कि हमारे हाथ की ऊष्मा के, तो इसलिए यहाँ पर अब हमारा हाथ को हमें गर्म महसूस होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ आ गया होगा और लिखा भी हुआ है तो आप अच्छी तरह से इसे समझ लेंगे। इसके बाद देखो जो लिखा है, चालन के अलावा भी ऊष्मा का स्थानांतरण दो और विधियों द्वारा होता है, जैसे विकिरण और संवहन। तो अब आगे हम इन्हीं को पढ़ेंगे कि चालन के अलावा ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरह से हो रहा है। ठीक, तो इसमें यहाँ पर पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि हमें बताना है कि जो विभिन्न दिए हुए हैं पार्ट्स, इनमें किस किस में किस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो पहला जैसे दिया हुआ है तांबे के तार में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन से हो रहा है, जल में संवहन द्वारा, सूर्य से पृथ्वी पर विकिरण द्वारा, दूध के गर्म करने में संवहन द्वारा, लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने में चालन द्वारा, अंगीठी से कमरा गर्म होने में विकिरण द्वारा। ठीक है, तो ये सारे हमारे तीनों ही जो तरीके हैं स्थानांतरण के वो इनमें आ गए। तो अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किन किन परिस्थितियों में एक ही तरीके से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में ये जो दिए हुए थे इन्हीं को अब हमने अलग से बांटकर बस लिखना है कि जैसे चालन में किस किस का हुआ, तांबे के तार में, लोहे की छड़ में, संवहन किस किस में था, जल में, दूध में, विकिरण सूर्य से पृथ्वी पर और अंगीठी से कमरा गर्म होने पर। ठीक है, तो अब हम इसको आगे देखते हैं। आगे एक गतिविधि दी हुई है, इस गतिविधि में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। ठोस वस्तुओं को कहीं से भी
ठोस वस्तुओं को कहीं से भी गर्म करें तो वहाँ से ऊष्मा सभी दिशा में आगे बढ़ जाती है, पर द्रवों में ऊष्मा ऊपर की ओर ही अधिक क्यों जाती है। अब ये देखने के लिए एक प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और वो जो प्रयोग किया गया है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो क्या लिखा हुआ है, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके लिए सामग्री जो चाहिए प्रयोग के लिए, उफनली, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, पानी, जलती हुई मोमबत्ती, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 छोटे रवे, ये सभी सामग्री जो है हमें इस टेस्ट के लिए या गतिविधि के लिए चाहिए, ठीक है। तो अब क्या किया गया है उसमें, उफन नली को पानी से आधा भरो, यानी टेस्ट ट्यूब को आधा भर दिया गया है। पानी स्थिर हो जाने पर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा रवा डालें। किसका डालना है, पोटेशियम परमैंगनेट का। पानी में रंग को कुछ समय तक फैलते देखो। अब जो पानी, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जो जब पानी में घुलेगा तो उसका रंग वहाँ पर आएगा, तो वो घुलते हुए उसको देखना है और हमें बताना है कि क्वेश्चन पहला, रंग किस दिशा में फैलता है। तो देखो इसमें क्या है, रंग जो है क्योंकि हमने उसमें डाल दिया है तो वो ऊपर की दिशा की तरफ आ जाएगा, ठीक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस पानी को फेंककर फिर उफन नली को पानी से आधा भरो, पानी स्थिर हो जाए तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा रवा डालें। इस बार नीचे से रवे वाले हिस्से को मोमबत्ती से गर्म करें। अब नीचे से हमने उसको गर्म करना शुरू करना है, ठीक है। तो अब रंग किस दिशा में फैल रहा है बताने के लिए, देखो क्योंकि हम उसे नीचे से गर्म कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर की ओर ही इसमें भी वो जो रंग है वह फैल जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं। प्रयोग में ए जो था पहला वाला भाग, उसमें रंग फैलने और प्रयोग ब में रंग फैलने की प्रक्रिया का अंतर दिखता है। तो ये जो अंतर दिखता है वही हमें बताना है कि प्रयोग अ में क्या हुआ था, इसमें रंग ऊपर की ओर से सभी दिशाओं में फैलता है, और ब में क्या हुआ है, इसमें रंग नीचे से ऊपर की ओर तथा फिर ऊपर से नीचे की ओर फैलता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से लिख लेना है। इसके बाद है, पानी के नीचे से ऊपर जाने और ऊपर से नीचे आने की धारा को देखने की कोशिश करो। ऊपर की ओर जाने वाला पानी ठंडा होगा या गर्म। बिल्कुल देखो, जो चीज़ गर्म हो जाती है वह हम लोगों ने लेसन में भी पढ़ी थी कि गर्म पानी हो गया है तो वह हल्का हो जाता है तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की ओर कौन सा पानी जाएगा, गर्म पानी जाएगा। नीचे की ओर आने वाला पानी ठंडा होगा या गर्म, तो नीचे की तरफ जो आएगा वो कैसा होगा, ठंडा होगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, अब जो ये प्रयोग जो पीछे किया गया था उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, उसे हम पढ़ लेते हैं। इस प्रयोग में पानी की धारा को केवल रंग देने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया गया है। गर्म होने पर पानी में और भी धाराएं बन रही होंगी जो हमें दिखती नहीं हैं। किसी भी द्रव को गर्म करें तो इसी प्रकार की क्रिया होती है जिसे संवहन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया पढ़ चुके हैं, चालन और संवहन। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, तुम्हारे आसपास दिखने वाले 5 चालक और 5 कुचालक के नाम लिखे। तो वो चालक जिनमें से जो ऊष्मा है वह प्रवाहित हो जाती है। चालक वस्तुएं कौन सी होंगी, जिनमें से ऊष्मा प्रवाहित हो जाती है, जो ऊष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रवाहित हो जाए, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को चालक कहेंगे, और जो ऐसा नहीं करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, कुचालक, ठीक। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं आप जो लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है तांबे की तार, ये चालक है। लोहा हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम और टिन। और कुचालक में जो दिए हुए हैं उनमें पहला हो गया वायु, फिर है रबड़, वायु, रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी और कपड़ा, ठीक है। अब आप ये आंसर लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। एक लोहे की मोटी छड़ या स्टील के गिलास पर कागज को कस कर लपेट लो। कागज पूरी तरह से लोहे को छू रहा हो, फिर उसे जलाने की कोशिश करो।
क्या कागज़ तुरंत जलता है? तो यह आंसर आ जाएगा आपका नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरा, कॉपी के पन्ने को आधा काटो, दोनों तरफ से उसे ऐसे नाव के रूप में पकड़ो ताकि उसमें लगभग ऊपर तक पानी भरा जा सके। जैसे देखो ये यहाँ इस चित्र में बच्चे ने पकड़ा हुआ है, इस तरह से इस कागज़ को हमने पकड़ना है। पानी भरकर कागज़ के नीचे कुछ देर तक मोमबत्ती की लो रखो और उसके बाद हमने उसको गर्म करना है। ठीक है, तो अब उसके गर्म करने से रिलेटेड अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि तुम क्या देखते हो। तुम क्या देखते हो ऐसा करने पर तो क्या होता है कि कागज़ जो है वो इतनी आसानी से नहीं जल पाता है। और क्यों नहीं जल पाता? क्योंकि ऊष्मा पानी में स्थानांतरित हो जाती है। जो मोमबत्ती से जलाया जा रहा है तो उसका क्या हो रहा है, वह ऊष्मा कागज़ की बजाय पानी में स्थानांतरित हो जा रही है, जिसके कारण कागज़ नहीं जल पा रहा है। क्या पानी गर्म होता है? बिल्कुल पानी गर्म होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा हाँ। क्या कागज़ तुरंत जलता है? नहीं, कागज़ तुरंत नहीं जलता। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, वही इसका आंसर है, क्योंकि जल में ऊष्मा का स्थानांतरण होने के कारण कागज़ का ताप ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। ज्वलन ताप जो है वो कौन सा ताप था बच्चों? ज्वलन ताप मतलब वह न्यूनतम ताप। ये क्या था? न्यूनतम ताप, जिस पर कोई भी वस्तु जलना शुरू कर देती है। ठीक है, मतलब किसी भी पदार्थ को जलने के लिए अपना न्यूनतम ताप तक पहुंचना ज़रूरी है, तभी वह जलना शुरू करती है। तो कागज़ का जो ताप होता है वह ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता पानी के कारण, इसलिए वह तुरंत ही जलना नहीं शुरू करता। ठीक, इसके बाद आगे, सूर्य से हम तक ऊष्मा संवहन या चालन द्वारा क्यों नहीं पहुंचती है? तो अब यहाँ पर देखो, जब भी हम संवहन या चालन प्रक्रिया की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब वह प्रक्रिया किसी न किसी माध्यम के द्वारा हो रही होती है। ठीक है, अगर माध्यम नहीं है तो संवहन और चालन प्रक्रिया नहीं हो पाती। तो अब यहाँ देखो, सूर्य से हमारी पृथ्वी तक जो आ रही हैं, सूर्य की किरणें जो आ रही हैं, ठीक है, वहाँ पर अंतरिक्ष में क्या है, वहाँ कोई माध्यम नहीं है, तो वहाँ निर्वात है। मतलब निर्वात वह जगह है जहाँ वायु भी ना हो। ठीक है, तो जहाँ वायु नहीं होती है उस जगह को हम लोग कह देते हैं निर्वात। तो वायु भी नहीं है, यानी कि वहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं है, परंतु फिर भी देखो सूर्य की किरणें जो हैं हम तक पृथ्वी तक पहुँचती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब विकिरण जो है वह एक ऐसी ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया है जिसके अंदर हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जब हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो वह कौन सा प्रक्रिया होती है? विकिरण वाली। ठीक, और संवहन और चालन में हमें किसकी ज़रूरत होती है? माध्यम की। ठीक, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। क्योंकि संवहन या चालन प्रक्रम में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच निर्वात भी है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, विकिरण और चालन में क्या अंतर है? विकिरण में ऊष्मा स्थानांतरण किसी माध्यम से नहीं होता है, क्योंकि विकिरण को अपना ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। चालन में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम जरूरी है। ठीक, इसके बाद आगे, क्या विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है? तो अभी हम लोगों ने समझा कि नहीं है, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं, दैनिक जीवन में विकिरण के 4 उदाहरण दो। अब जो हम लोग रोज़ाना की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हमें विकिरण का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो देखो बच्चों, विकिरण ज़रूरी नहीं है केवल हमें सूर्य की ऊष्मा से ही प्राप्त हो रही है ना। तो विकिरण जो है वो हमें नीचे जो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनसे हमें विकिरण प्राप्त होती हैं। तो जैसे आपने अंगीठी घर में जलाई है ना, सर्दियों में अंगीठी जला लेते हैं कमरा गर्म करने के लिए। तो अंगीठी में जलाने से जो कोयला जला रहे हो या जो भी ईंधन आप प्रयोग कर रहे हो उससे भी विकिरण निकलती है, जिसके कारण पूरा कमरा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो कमरा गर्म हो रहा है, कमरे में जो ऊष्मा आ रही है वो कहाँ से आ रही है? आपके विकिरण के माध्यम न विकिरण के कारण आ रही है। ठीक है, तो अगला है इसमें सूर्य की ऊष्मा से ज़मीन का गर्म होना। ये तो आपको अभी पीछे समझ ही आ गया होगा कि सूर्य
से हमें विकिरण मिलती है, उससे हमारी ज़मीन गर्म हो जाती है। देखा होगा आप लोगों ने गर्मियों के दिनों में अगर हम नंगे पाँव चलते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत गर्म ज़मीन लगती है ना, हम चल नहीं पाते हैं। तो वह ऊष्मा कहाँ से आई, किसी ने उस ज़मीन को गर्म तो नहीं किया है ना, वह ऊष्मा सूर्य के प्रकाश से मिली हमें। इसके बाद आगे है सर्दियों में आग जलाकर ठंड से बचाव करना। अब आग जलाते हैं हम लोग तो देखो आग के ऊपर ही तो कोई हाथ नहीं रखता है ना, तो वहाँ पर भी क्या है कि आग से जो विकिरण निकल रही है उसके जलने से वहाँ वो ऊष्मा हम तक पहुँचती है और उस ऊष्मा से हम में मतलब गर्माहट या गर्मी जो है वो महसूस होती है। ठीक है। इसके बाद चूल्हे पर खाना बनाना। तो चूल्हे पर जब खाना बनाते हैं तो भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी क्या होता है कि जो चूल्हे पर जैसे खाना बनाया जा रहा होता है, चूल्हे पे जो नीचे ईंधन जल रहा होता है, लकड़ी वगैरह मान लो जल रही है ना, तो उसके ऊपर जो रखा होता है बर्तन, वह बर्तन गर्म हो रहा है, वो डायरेक्ट नहीं उसको छू रहा है, ठीक है, पर फिर भी वहाँ पर गर्माहट जो है वो हो रही है। ऊपर चाहे पानी ही गर्म करने के लिए रखा हुआ है तो वो पानी गर्म हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, जो ईंधन जो यूज़ किया गया है उसकी विकिरण वहाँ निकल रही है और उन विकिरणों से पानी गर्म हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा मैंने देखो ये एक चित्र के माध्यम से भी तो मैं इसे समझाने की कोशिश की गई है, जहाँ पर बहुत सारे जो दैनिक जीवन में हम लोग यूज़ करते हैं कि विकिरण कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं वो दिए हुए हैं। ये इसमें देखो जैसे कि जो आपके डेली यूज़ में आप लोग देखते होंगे उनमें से कुछ मैं बता देती हूँ, ज़रूरी नहीं है आप इन सारों को ही याद करें, पर इनमें से कुछ को आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे सीटी स्कैन, या मतलब आप लोगों ने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कई बार वो सीटी स्कैन के लिए बोल देते हैं, या एक्सरे ही जो होता है एक्सरे करवाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। तो एक्सरे करवाने के लिए जब बोला जाता है तो वहाँ पर क्या यूज़ हो रही होती है, रेडिएशंस यानी विकिरण यूज़ हो रही होती हैं, जिसके कारण आपका एक्सरे बनता है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर देखो जो डेली यूज़ में हमारे पास यूज हो जा रही होती हैं, जैसे खाने में या ड्रिंक्स में, भोजन में हमारे, या फिर हमारी कॉस्मिक रेज़, कॉस्मिक जो अंतरिक्ष से आने वाली रेज़ हैं वो। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो हैं जैसे कि हम लोगों ने एक्सरे करवाना है या फिर आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, है ना, तो उन सब में किसका प्रयोग हो रहा है, इन सब में रेडिएशंस का यानी विकिरण का प्रयोग हो रहा है। मैमोग्राफी ये लेडीज़ में करवाई जाती है, ये चेस्ट का एक्सरे है, जैसे चेस्ट का एक्सरे मतलब आपके छाती का एक्सरे। ठीक, तो ये सब जो है डिफरेंट है, इसमें ज़रूरी नहीं है आप ये सारे ही देखो, ये सिर्फ मैंने तुम्हें बताने के लिए ये चित्र लगा दिया है कि हम एक्सरेज़ का डेली यूज़ कहाँ कहाँ डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक, अब आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र क्यों पहनने चाहिए। अब देखो गर्मी के दिनों में सफ़ेद रंग जो होता है वह ऊष्मा को परावर्तन कर देता है। ऊष्मा का परावर्तन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो सूर्य की ही ऊष्मा आ रही है तो वह उस ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित ना करके उसे परावर्तित कर देगा, मतलब ऊष्मा जो है वह हमारे कपड़ों से, मतलब सफ़ेद या हल्के रंग के जो हमने कपड़े पहने होते हैं उनसे टकराकर वापस चली जाती है। ठीक है, इस तरह से तो ये प्रक्रिया परावर्तन है, तो ये वापस चली गई। अगर मान लो ये हमारे कपड़े इसको अवशोषित कर लेते तो हमारे कपड़े क्या होते, गर्म हो जाते, परंतु ऐसा नहीं हो रहा ना। ये हल्के रंग के कपड़े जो होते हैं या सफ़ेद रंग के कपड़े जो होते हैं वो अधिकतर भाग ऊष्मा का परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या है, हमें गर्मी कम लगती है। तो वही आंसर में यहाँ लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं आंसर भी इसका। आंसर में लिखा है सफ़ेद रंग या हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मा का परावर्तन कर देते हैं जिसके कारण कम गर्मी लगती है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। अब देखो ये बिल्कुल उसके उल्टा क्वेश्चन हो गया कि सर्दियों में हमें गहरे रंग के या काले रंग के जो कपड़े हैं वो हमें बचा के रखते हैं, किससे, ठंड से।
ठीक है, क्योंकि सर्दियों में तो हमें ठंड से बचना होता है, तो ठंड से बचने के लिए हम गहरे रंग के या काले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। अब वो ऐसा क्यों कि ये जो कपड़े होते हैं ये ऊष्मा का परावर्तन नहीं करते, यहाँ पर इनके द्वारा ऊष्मा परावर्तन नहीं होता है। जब ऊष्मा का परावर्तन नहीं होता तो क्या हो जाता है कि वो कपड़े जो होते हैं यानी काला रंग जो है या गहरे रंग के कपड़े और उसका अवशोषण कर लेते हैं, उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। जैसे आपने देखा है कि अगर चॉक जो होता है, चॉक को अगर पानी में आप ये नीला रंग मिला के, नीली स्याही मिला के डाल दें तो वो चॉक जो होता है वो उसको पूरा अवशोषित कर लेता है, वो नीले रंग का हमें दिखाई देने लगता है ना। तो उसी तरह से ये जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं या काले रंग के कपड़े ये ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। अब जब वो अवशोषित कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, वो हम लोगों को फ़ायदा होता है कि हमारा शरीर गर्म रहा रहता है ना, हमें ठंड नहीं लगती है। तो अब इसका आंसर देखते हैं, आंसर में क्या लिखा गया है। आंसर में जो लिखा हुआ है, सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि ये ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं और हमारा शरीर गर्म रहा रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें किस प्रकार गर्म रखते हैं। अब सर्दियों में आपने देखा होगा कि हम लोग अधिकतर ऊन के बने हुए स्वेटर वगैरह ही पहनते हैं, है ना। जो ऊनी वस्त्र जो पहनते हैं तो वह हमें गर्म कैसे रखते हैं, मतलब वह हमें ठंड से बचा के कैसे रखते हैं। तो उसमें आंसर क्या होगा कि ऊनी वस्त्र जो होते हैं यानी ऊन जो होती है वह ऊष्मारोधी होती है। ठीक है, इनके रेशों के मध्य वायु रुकी रहती है जो हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोक लेती है। अब जब हमारे शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं जाएगी तो हमारी ऊष्मा हमारे शरीर में ही रही रहेगी, है ना, उससे हमें गर्माहट मिलती रहेगी, है ना। तो इसलिए ये ऊनी वस्त्र जो हैं वो हमें गर्म रखते हैं। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में यहाँ पर पहला है भाप के इंजन में ऊष्मा डैश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो भाप के इंजन में जो ऊष्मा है वह कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यांत्रिक ऊर्जा में। क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पर आंसर, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, इसके बाद है वायु ऊष्मा की डैश है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देखा था कि वायु जो होती है वह हमें गर्म रखती है हमारे शरीर को, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, कुचालक। वायु क्या है, ऊष्मा की कुचालक है। ठीक, आगे है जब दो पिंडों का ताप एक समान हो जाता है तो ऊष्मा, जब दोनों पिंडों का मतलब मान लो जैसे आपने एक उसमें गर्म पानी लिया हुआ है बर्तन में, ठीक है, दूसरे में ठंडा पानी लिया हुआ है, फिर इनको हम एक में ही मिक्स कर देते हैं तो वो ठंडा और गर्म पानी मिलके गुनगुना सा पानी हो जाता है। तो अब वहाँ जो गुनगुना पानी हो गया है तो ये क्या होगा, यहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा, मतलब ना ही तो गर्म से हमेशा ऊष्मा कहाँ से जारी होती है, गर्म से ठंडे की तरफ, है ना। तो उसका प्रवाह है तो वो कुछ जब एक जैसा हो गया दोनों का तो क्या होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, स्थानांतरण रुक जाता है। फिर आगे है चांदी ऊष्मा की, अब चांदी जो होती है वो ऊष्मा की एक बहुत अच्छी सुचालक है, मतलब चांदी आसानी से गर्म हो जाती है, उसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया सुचालक। क्या आंसर हो गया इसका, सुचालक। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वह सही व गलत हमें लिखने हैं कि कथनों को पढ़कर सही व गलत कथन छांटो तथा गलत कथनों को सही करके पुनः लिखो। अब हमें उसे सही भी करके लिखना है। ठीक है, तो पहला है ऊष्मा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। बिल्कुल ठीक बात है, अभी तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि ऊष्मा जो है वह गर्म जो वस्तु है उससे ठंडे वस्तु की तरफ स्थानांतरित होती है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला, पदार्थ गर्म करने पर प्रसारित होते हैं, मतलब फैलते हैं, और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। तो देखो ये आपने देखा भी होगा कि जैसे गर्म पानी की बॉटल जो है उसको अगर हम पानी खाली कर, गर्म पानी अच्छे से डाला हुआ है उसमें और फिर उसको खाली कर देते हैं तो वो सिकुड़ जाती है ना। तो ये क्या हुआ कि पदार्थ गर्म करने पर तो प्रसारित होते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगला, विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो देखो बच्चों, जो विद्युत बल्ब जब जलाया जाता है, आपने देखा होगा आपके घरों में विद्युत बल्ब जब जल रहा होता है
मतलब जो विद्युत बल्ब जब जलाया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर वो उससे हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है ना। तो यानी वहाँ प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न हुई। और उसके बाद देखा होगा आपने, अगर आप उसे छूने की कोशिश करोगे तो वो गर्म लगता है आपको, है ना। तो वहाँ पर रासायनिक ऊर्जा तो कोई आई नहीं, तो वो कौन सी ऊर्जा हो गई वहाँ पे, ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, ऊष्मा जो है। मतलब आपने इसको ठीक करके लिखना है। और क्या लिखेंगे कि विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। आप कैसे लिखोगे आंसर, विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक की जगह अब आप क्या लिखोगे, प्रकाश। क्या लिखोगे, प्रकाश तथा ऊष्मा। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। ऊष्मा ऊर्जा में यानी हीट एनर्जी, प्रकाश मतलब लाइट एनर्जी, ऊष्मा मतलब हीट एनर्जी, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला है, किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के ऊष्मा स्थानांतरण को विकिरण कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये अभी हम लोगों ने पीछे करा था कि सूर्य से ऊष्मा जो पृथ्वी पर आ रही है वो किस के द्वारा आ रही है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा आ रही है, विकिरण के द्वारा, सूर्य की ऊष्मा, है ना। तो इसमें हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल आपका सही है, लास्ट वाला भी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये अपना पूरा पाठ कर लिया है। उम्मीद है आप सब बच्चों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप सबको आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हैं तो आप ये जो वीडियो है इसको सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी ज़रूर कर दें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा होए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।